तो इंटेलिजेंस रिलेटेड दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक इंटेलिजेंस का मेजरमेंट पढ़ना है और एक इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़नी है। तो जब इंटेलिजेंस की मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। पहले तो इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले इंटेलिजेंस का मेजरमेंट किसने करने का प्रयास किया, कैसे करने का प्रयास किया, किस व्यक्ति को इंटेलिजेंस के किस डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है, उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे। उसके बाद फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट को कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। दो ही चीजें इसके अंदर हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईक्यू के ऊपर। आपको सवाल क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, कोई बता सकता है? आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया है? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? टाइप कर सकते हैं अगर आपको याद है या नहीं है तो। चलिए, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला साइंटिफिक इंटेलिजेंस टेस्ट बिने और साइमन ने 1905 में डेवलप किया। और इसमें उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया और मेंटल एज की हेल्प से ही इंटेलिजेंस को मेजर करने का प्रयास किया गया। तो उसके बाद एक और व्यक्ति हुए विलियम स्टर्न। उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया आईक्यू का। तो अगर केवल इंटेलिजेंस की मेजरमेंट की बात करें तो इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के लिए सबसे पहला टेस्ट जो डेवलप किया था वो बिने और साइमन ने किया था। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण। ठीक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है तो आप बताएंगे कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो विलियम स्टर्न ने दिया है। 1912 में। और फॉर्मूला वही था जो आज भी चल रहा है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में इनिशियली 100 नहीं था। जो विलियम स्टर्न ने 1912 में फॉर्मूला दिया था वो केवल मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज था। और इस फॉर्मूले को और रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद टर्मन ने इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 कराया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज विलियम स्टर्न, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 बाय टर्मन 1916। 1916। ये कुछ बेसिक्स हैं। हालांकि अब इस तरह के सवाल नेट में पूछे जाने बंद हो गए हैं, पहले लेकिन बहुत पूछे जाते थे। लेकिन जब मैचिंग का सवाल आता है तब इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है
फ्लिन इफेक्ट, इसके बारे में किसी ने पढ़ा है? फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट ही कहते हैं। इस फ्लिन इफेक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहले इस इफेक्ट को फ्लिन ने ही ऑब्जर्व किया, क्योंकि फ्लिन ने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया है, इसलिए उसी के नाम पर ही फ्लिन इफेक्ट हो गया। और इसने फ्लिन इफेक्ट केवल इतना है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड पास ऑन हुआ है, पिछले 50 साल हुए, 50 साल के बाद अगले 50 साल, उसके बाद अगले 50 साल, वैसे वैसे एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, एवरेज इंटेलिजेंस बढ़ती चली जा रही है। और ये जो एवरेज इंटेलिजेंस के अंदर जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसी ग्रेजुअल इंक्रीज को ही फिलिन इफेक्ट कहा गया है। ठीक है। और फ्लिन इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है? फ्लिन इफेक्ट, ये फ्लिन ने कहा है कि अब क्योंकि टाइम के साथ साथ आईक्यू लेवल भी एवरेज बढ़ता जा रहा है, इसलिए जितने भी पुराने नॉर्म्स हैं, पुराने स्टैंडर्ड्स हैं, उन पुराने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को टाइम पीरियड के साथ साथ नए रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाना चाहिए। और क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजर रहा है वैसे वैसे एवरेज इंटेलिजेंस भी लोगों की बढ़ रही है। तो इस बड़ी, और जो नॉर्म्स बनाए गए हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए वो पुराने नॉर्म्स हैं, तो पुराने आईक्यू के लिए बनाए गए हैं। अब नया आईक्यू अगर बढ़ रहा है तो नए आईक्यू के लिए नए नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट को फ्लिन इफेक्ट कहा गया। इसके बाद जो चीज हमें याद करनी है या समझनी है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन। इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया गया है। पहला है यूज ऑफ लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब कोई टेस्ट, हम कोई परीक्षण कराते हैं तो उससे पहले एक अनुदेशन देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उस अनुदेशन में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। उसके बाद है यूज ऑफ लैंग्वेज इन आइटम्स, यानी कि जितने क्वेश्चंस बनाए गए हैं उन सभी प्रश्नों में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तीसरी चीज है यूज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सामग्री का प्रयोग। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होती है वस्तुओं के साथ छेड़छाड़। छेड़छाड़ मतलब वस्तुओं का प्रयोग कह लीजिए। अब 3 चीजें हैं, जैसे कोई प्रश्न इंटेलिजेंस का टेस्ट आप उठा के देखेंगे तो शुरुआत में उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, इंस्ट्रक्शंस के बाद नीचे फिर प्रश्न लिखे होंगे 1 बाय 1 आपको जो सॉल्व करने होंगे। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस होंगी और कुछ चीजें दी जाएंगी, उनको आपको मैनिपुलेट करना होगा। जैसे कि कोई पिक्चर दे दी और पिक्चर टूटी हुई है, उसको आपको जोड़ना है, ठीक है। या कोई डिजाइन दे दिया और कुछ ब्लॉक्स दे दिए, उन ब्लॉक को यूज करके वो डिजाइन बनाना है, तो इसको हम बोलेंगे मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
या वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ या वस्तुओं का प्रयोग, और इसी आधार पर सभी इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को हम बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये वो परीक्षण है जिसमें अनुदेशन में भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो भी आपने टेस्ट अपने आसपास देखे होंगे उसमें से जलोटा का एक जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, एक टंडन का बहुत फेमस जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और भी जोशी का भी एक जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। ये सारे के सारे टेस्ट कैसे हैं? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इनकी क्या खास बात है? ये वो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नों में यानी क्वेश्चंस में लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन या किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट समझ में आ गया, इसके एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या था? यूज ऑफ लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ लैंग्वेज इन आइटम, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन और एग्जाम्पल। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसी भी आइटम में लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट्स में लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन नहीं होगी, और जिसका एग्जांपल है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवन के द्वारा दिया गया प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आपने देखा हो, कई सारे रीजनिंग के सवाल होते हैं जिसमें इमेजेस होती हैं चार, तीन इमेज के अंदर एरो बनाए जाते, कुछ डायग्राम बने होते हैं, और चौथी इमेज में कौन सा डायग्राम आएगा ये आपको ऑप्शन में से चूज करना होता है। यहाँ पर कहीं भी लैंग्वेज का प्रयोग क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, ठीक है, केवल इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज का प्रयोग होता है, क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होता है, क्वेश्चन के अंदर पिक्चर्स का प्रयोग होता है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है लेकिन आइटम्स में लैंग्वेज का प्रयोग नहीं है और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन नहीं है, ऐसे टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। बहुत सी किताबों में और बहुत से लोग नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट को एक ही टेस्ट समझते थे, लेकिन इस आज की एक्सप्लेनेशन के बाद कम से कम आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिन परीक्षणों में अनुदेशन के दौरान भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता और वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं किया जाता, और इसका एग्जांपल है रेवन के द्वारा दिए प्रतिपादित प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट। निष्पादन परीक्षण। परफॉर्मेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, कोई उसमें प्रश्न होता ही नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन होती है, और इसका एग्जांपल है भाटिया टेस्ट बैटरी। भाटिया टेस्ट बैटरी। उसके बाद है भाटिया टेस्ट बैटरी को तो आप जानते होंगे। भाटिया टेस्ट बैटरी में कितने टेस्ट हैं? ये भी सवाल पूछा गया नेट में, और इसको बैटरी इसीलिए बोलते हैं, बैटरी का मतलब है कोई भी एक कंबाइंड टेस्ट जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टेस्ट शामिल किए गए हों,
तो उसकी कंबाइंड फॉर्मेट को बैटरी बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो भारतीय टेस्ट बैटरी अपने आप में कोई एक टेस्ट नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट हैं, उन सबको अलग अलग परफॉर्म किया जाता है, और क्योंकि वो एक ही बॉक्स के अंदर है, एक ही चीज को मेजर करते हैं, इसलिए उनको कंबाइंड फॉर्मेट में बैटरी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर 5 छोटे छोटे टेस्ट हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी सवाल आपको आ सकता है। और इसके बाद एक प्रकार का और इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लैंग्वेज टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसमें ना तो इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ना आइटम्स में, ना ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। और इसका एग्जांपल है ड्रॉ जो कि दिया है ड्रॉ अ मेन टेस्ट। अब आपको सवाल नेट में अगर सवाल आपको आएगा तो इस तरीके से आएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि which of the following is an example of non language test, which of the following is an example of non verbal test, which of the following is example of verbal intelligence test, which of the following is an example of performance test। तो अब आप इस एक्सप्लेनेशन के बाद चारों तरह के टेस्ट के अंदर बड़ी सटीक डेफिनेशन दे सकते हैं चारों टेस्ट की। इवन बायजूस पे भी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो बायजूस पे भी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने परफॉर्मेंस टेस्ट को और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को एक माना हुआ है, जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में डिफरेंस है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो है जिसमें इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज का यूज होता है केवल, और कहीं भी लैंग्वेज का यूज नहीं होता, ना उसमें ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन होती है। जबकि परफॉर्मेंस टेस्ट वो है जिसमें इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज का यूज होगा और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन होती है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के एग्जाम्पल भी अलग अलग है। तो आपको ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम्पल कलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हमने इतना ही पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कई सारी थ्योरीज हैं, नाम तो सबके पता होने ही चाहिए आप लोगों को, लेकिन नाम के अलावा भी आपको कुछ और चीजें जो हर थ्योरी में आपको पढ़नी है, और कुछ फेमस टेस्ट हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे बिने का जो टेस्ट है वो कब डेवलप हुआ था, साइमन बिने का 1905 में डेवलप हुआ था। इसके अलावा वेशलर की मापनी है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो बहुत बार पूछा गया टेस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजेंस के टाइप्स की हम लोग बात करें तो फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कैटल्स का वो था क्लासिफिकेशन। तो पहले अब थ्योरीज की बात कर लेते हैं टेस्ट के बाद। टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अभी इन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हम केवल टेस्ट टेस्ट पढ़ेंगे तो टेस्ट पढ़ने में ही हमें कम से कम तो 2-3 क्लास लग जाएंगे। तो इसलिए टेस्ट आप लोग, मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से टेस्ट पढ़ने हैं। आपको केवल टेस्ट का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए बस।
अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज थ्योरीज की बात करते हैं। अच्छा, टेस्ट के अंदर खास करके दो टेस्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। एक रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और एक भाटिया टेस्ट बैटरी। ये वो टेस्ट हैं जिन पर आपको इंडिविजुअली अलग से सवाल आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय टेस्ट बैटरी में 5 सब टेस्ट है, 5। तो आपको उन पांचों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, आपको सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय टेस्ट बैटरी का पार्ट नहीं है। तो जब आपको उन पांचों सब टेस्ट के नाम पता होंगे, जैसे एक का नाम कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट है, ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग इसमें पांच पांच टेस्ट हैं। पांचों टेस्ट के आपको नाम पता होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सवाल पूछ लिया जाए कि भारतीय टेस्ट बैटरी का कौन निम्न में से कौन सा भारतीय टेस्ट बैटरी का पार्ट नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चल पाए कि कौन सा है नहीं। भारतीय टेस्ट बैटरी आप लोगों ने कभी देखी है? भारतीय टेस्ट बैटरी किसी ने देखी है? छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर 5 टेस्ट है। उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, इसके अलावा एक इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन है, इंटेलिजेंस टेस्ट का एक क्लासिफिकेशन और है, अलग क्लासिफिकेशन बिल्कुल, जिसमें सारे इंटेलिजेंस टेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा के बारे में आपको जाना है? आर्मी अल्फा टेस्ट केवल इतना डिफरेंस है, आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था, ठीक है, और आर्मी बीटा टेस्ट जो था वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था। वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो इलिटरेट थे, पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो पिक्चर देखकर उनके इंटेलिजेंस को मेजर कराया जाता था। और आर्मी अल्फा टेस्ट उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लिटरेट थे, पढ़ना लिखना जानते थे। और दोनों ही टेस्ट जो थे वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट थे, यानी कि एक साथ एक समूह में कराए जा सकते थे। याद रहेगा सभी को? जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा, वैसे तो अ, आपकी चीजें रिकॉर्ड भी हो रही हैं। अब इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से कुछ मेजर थ्योरीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली थ्योरी जो आपको याद रखनी है, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। अब वो टू फैक्टर कौन से थे? जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन का कहना था कि हम अपनी लाइफ में जितने भी काम करते हैं, हर काम के अंदर जनरल फैक्टर कॉमन होता है, और जितने भी काम करते हैं उस काम के लिए एक अलग से स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा मैं स्लीपिंग सो रहा हूँ। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर इनका अलग अलग है, लेकिन हर फैक्टर के अंदर एक कॉमन जनरल फैक्टर होता है। तो अगर इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहेंगे, तो इंटेलिजेंस का मतलब हो गया जनरल फैक्टर प्लस जितने भी आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं।
ये आपकी इंटेलिजेंस जाती है। और कुछ फर्दर एडवांसमेंट्स में ये कहा गया है कि जो जनरल फैक्टर है ये हेरिडिटरी फैक्टर है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। हालांकि स्पीयरमैन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं करी। हाँ जी, तो इसलिए स्पीयरमैन की थ्योरी में केवल यही चीज याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना। हाँ, एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये थ्योरी आई कब थी। तो 1904 में स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी थी। क्योंकि कई बार थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दे देते हैं और फिर आपको उसको बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लगाने के लिए बोला जाता है, तो इसलिए ईयर भी आपको याद रखना है। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, कई बार पूछी गई थ्योरी है। इसके बाद एक और इंटेलिजेंस की थ्योरी है जिसको थर्स्टन ने दिया है, जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, समूह कारक सिद्धांत, जिसको थर्स्टन ने दिया है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 1938 में थर्स्टन ने इसको प्रतिपादित किया था। और थर्स्टन का कहना था कि जो इंटेलिजेंस है ना वो एक या दो कारकों से न मिलकर बनती। इंटेलिजेंस कई सारी एबिलिटीज का समूह है। तो इंटेलिजेंस को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस इज द सम ऑफ मैनी एबिलिटीज एंड ईच एबिलिटी इज हैविंग डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो कई सारी एबिलिटीज हैं जिनका एक समूह है, और सारे समूहों को जोड़ लिया जाए तब जाकर आपके इंटेलिजेंस का निर्माण होता है। तो इनके अनुसार इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी है, 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं की इन्होंने बात करी है। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली मैंने बताई वर्बल एबिलिटी, नाम से पता चल रहा है, शाब्दिक क्षमता, हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज और सेंटेंसेस, यानी कि शब्दों को आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं, वाक्यों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं भाषा को आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक प्रकार की क्षमता है और ये इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बोला है शब्द प्रवाह क्षमता, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। जितने भी आजकल बाबा फेमस हो रहे हैं उन बाबाओं में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। शब्दों का प्रयोग कितना अच्छे से आप कर पाते हैं, कितने आपके पास बोलते समय धारा प्रवाहिता कितनी है शब्दों में। कोई भी व्यक्ति जितना धारा प्रवाहिता से बोलता है, फ्लुएंसी के साथ बोलता है, लोग उससे ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसको भी इन्होंने इंटेलिजेंस का एक कारक माना है। एक और इंटेलिजेंस का कारक इन्होंने माना है जिसको उन्होंने बोला है स्थानिक क्षमता। इंग्लिश में इसको स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। स्थानिक क्षमता, हाउ वेल यू कैन यूज द स्पेस। जो भी स्पेस आपको गिवन है उस स्पेस का आप कितना बेस्ट या ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं। इंजीनियर्स में ये वाली एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है कि उसी 100 गज के प्लॉट के अंदर किस तरीके से छोटा सा गार्डन भी दे देना है, रूम भी देना है, बेडरूम भी देना है, ड्राइंग रूम भी देना है, किचन भी देना है, सब कुछ देना है। और ये तभी हो पाएगा जब उनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। इसके अलावा जो लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, जमा घटा गुणा भाग में अच्छे होते हैं, उनके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आंकिक क्षमता। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी इन्होंने इंटेलिजेंस का एक फैक्टर माना है। और इसके अलावा एक आपके रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क करने की क्षमता। और उसके अलावा चीजों को मेमोराइज करने की एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी।
और उसके बाद कितनी जल्दी आप अपने आसपास की चीजों को अपने संज्ञान में ले लेते हैं, कितनी जल्दी आप परसेप्शन बना लेते हैं, उसको उन्होंने बोला परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। कुछ लोगों को परसेप्शन बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ लोग बहुत जल्दी भाप जाते हैं सिचुएशन किस तरीके की है। तो इन 7 एबिलिटीज को उन्होंने कहा है, 7 एबिलिटीज कौन कौन सी? वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी एंड परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो शाब्दिक क्षमता, शब्द प्रवाहिता की क्षमता, और स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तार्किक क्षमता, स्मृति की क्षमता, और प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, कि कितनी तेजी से आप चीजों को परसेप्शन अब डेवलप कर लेते हैं। तो थर्स्टन की थ्योरी में आपको यही सवाल पूछा जा सकता है कि थर्स्टन ने कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी है। दूसरा सवाल पूछा सकता है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में थर्स्टन ने नहीं कहा। तो अगर आपको सातों प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात याद रहेगी, नाम याद रहेंगे, तो थर्स्टन से कोई सवाल आएगा तो आप कभी भी उस सवाल को गलत नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी का केवल नाम याद रखना है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी केवल इस ग्राउंड पे दी है कि उनका ये कहना था कि कोई एक, दो या सात फैक्टर कभी भी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस को डिफाइन करने वाले मैनी फैक्टर्स हैं। हालांकि कभी भी थॉर्नडाइक ने ये नहीं बताया कि वो मल्टी फैक्टर है कौन कौन से। बस उनका ये कहना था कि बहुत सारे कारक हैं, एक, दो, चार, पांच, छह, सात कारकों से मिलकर इंटेलिजेंस नहीं बनती। इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे कारक हैं बस। तो इस थ्योरी को केवल और केवल नाम से याद रखना है। और मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट भी बताई थी। ठीक है, वहां भी थॉर्नडाइक ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करी थी, तो थॉर्नडाइक को वहां याद रखिएगा। इसके अलावा थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी है। ठीक है, तो इसलिए एक व्यक्ति का जितनी बार नाम याद आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको आप मैच करके रखेंगे तो कभी भी आप उसको भूलेंगे नहीं उस व्यक्ति को। इससे अगली थ्योरी जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वो मल्टी फैक्टर थ्योरी में से ही एक थ्योरी मानी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंस। एक मिनट जरा कर ले तो इसको सेव कर लिया जाए, नया व्हाइट बोर्ड शेयर कर लिया जाए। बहुकारक सिद्धांत के अंदर ही एक मल्टी फैक्टर थ्योरी में दो थ्योरीज है। एक तो मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक की, जो केवल ये बोलती है बहुत सारे फैक्टर होते हैं इंटेलिजेंस के। मल्टी फैक्टर थ्योरी में ही एक और थ्योरी मानी जाती है, SOI मॉडल। ये जो मॉडल है ये गिलफर्ड का मॉडल है। इसे SOI का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में गिलफर्ड ने बताया कि जो इंटेलिजेंस है ये 3 डायमेंशनल होती है। और क्योंकि इन्होंने 3 डायमेंशनल की बात करी है, इसलिए इनकी थ्योरी को 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और इसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंटेलिजेंस के 3 एस्पेक्ट की बात करी है। क्या बना रहा हूँ मैं भी, सिंपल सा डायग्राम बनाना है। एक बॉक्स से समझिए, जो इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशन बनाए।
जिनको याद करें, भूल जाए तो उसको उल्टा याद करिएगा, PCO। PCO तो याद रहेगा आपको, और इसको उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि शुरुआत इसकी ऑपरेशन से है, फिर कंटेंट है, फिर प्रोडक्ट है। तो ये बात करते हैं ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट की। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन 3 डायमेंशन पे वर्क करते हैं। ऑपरेशन, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं इंटेलिजेंस के जो प्रोसेस फॉर्मेट में हैं। कंटेंट, इसमें वो सारे इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट फॉर्मेट में हैं, कंटेंट फॉर्मेट में है, कंटेंट की फॉर्म में है। और प्रोडक्ट, इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो रिजल्ट की फॉर्मेट में है, कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया, कंटेंट को विषय वस्तु और प्रोडक्ट को उत्पादन कहा जाता है। तो इनका जो इनिशियल मॉडल था, उस इनिशियल मॉडल में इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन था वो 120 था। बाद में इन्होंने कुछ चीजें ऐड करी, तो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया वो 150 आया। और जो लेटेस्ट इनका जो मॉडल है उसमें इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इनके फैक्टर्स का, वो 180 है। तो हमें जो लेटेस्ट वाला है उसको याद रखना है, पुराने वाले को याद नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में और कोई नहीं है तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तीनों में से तीनों करेक्ट माने जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन के अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस के कौन कौन से एलिमेंट को शामिल किया है। और ऑपरेशन के अंदर उन्होंने सबसे पहले शामिल किया संज्ञान। संज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन। मेरी कही गई बात यदि तुम्हें समझ में आ रही है तो इस वक्त क्या हो रहा है, कॉग्निशन हो रहा है। दूसरी चीज, अगर मेरी कही गई बात को आप याद रख पाते हैं तो मेमोरी से रिलेटेड 2 चीजें हैं। पहला है मेमोरी की रीडिंग, और दूसरा है मेमोरी की रिटेंशन। स्मृति से संबंधित 2 पॉइंट हैं, स्मृति का धारण और स्मृति का पठन, पठन स्मृति। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है उनका, ऑपरेशन के अंदर जो एक्टिविटी चौथी और पांचवी है वो बिल्कुल मिलती जुलती, जैसे 2 मेमोरी से रिलेटेड है और 2 जो है वो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है। और थिंकिंग 2 तरह की होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जिनको हिंदी में अपसारी और अभिसारी। तो 2 प्रकार की थिंकिंग की बात करी इन्होंने, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब एक ही चीज पर काफी देर से सोचा जा रहा है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। जब किसी चीज को 4, 5, 6, 10 दिशाओं में सोचा जा रहा है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से आपको 2 चीजें याद रहेंगी, 2 चीजें मेमोरी से याद रहेंगी, और एक क्या है, कॉग्निशन। और फाइनल है, जब इतना आप कर लेते हैं तब आप इंटेलिजेंस का एक और प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन। ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें करंट में चल रही होती हैं। संज्ञान साफ समझ रहे हैं, मेमोरी रीडिंग, मेमोरी रीड कर रही है चीजों को, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी चीजों को रिटेन कर रही है, कन्वर्जेंट यानी कि एक डायरेक्शन में फोकस होना, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इस तरीके से चलता है, और इसका उल्टा कर दो तो कन्वर्जेंट हो जाता है। और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, ऑपरेशन में आती हैं। ऑपरेशन के बाद हम बात करते हैं सी फॉर कंटेंट। कंटेंट यानी कि अब विषय वस्तु क्या रहेगी, आप सीखेंगे किस रूप में, वो आपका कंटेंट होगा। यानी कि जो भी चीज आप देख, अपने आसपास की चीजों को आप कैसे समझते हैं,
सबसे पहले दृश्य यानी कि विजुअल कंटेंट कैसा हो सकता है आपका, विजुअल हो सकता है। इसके अलावा श्रव्य यानी कि ऑडिटरी, सुनकर चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद है सांकेतिक, सिंबॉलिक। उसके बाद है सीमेंटिक, सीमेंटिक की हिंदी आप लोग समझ लीजिएगा, इसकी हिंदी मुझे याद नहीं है, तो सीमेंटिक ही समझ लीजिए। सीमेंटिक की हिंदी होती है शाब्दिक, यानी कि मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के अर्थ यदि आप समझ पाते हैं तो शब्दों के अर्थ को ही सीमेंटिक बोलते हैं, यानी कि शाब्दिक। उसके बाद बिहेवियरल यानी व्यवहार परक। तो कंटेंट में अगर ध्यान से देखें तो हर चीज जो है ये बता रही है कि आप अपने आसपास की चीजों को धारण किस रूप में करेंगे। देखकर कर सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं, संकेत लैंग्वेज के रूप में कर सकते हैं, अर्थ समझ के कर सकते हैं, और व्यवहार से व्यवहार देखकर भी चीजों को समझ सकते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो आपके इंटेलिजेंस के अंदर कंटेंट यानी कि विषय वस्तु वाले पार्ट को डेवलप करती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेशन, उसके अंदर क्या क्या बताया मैंने आपको, कॉग्निशन, मेमोरी रीडिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इवैल्यूएशन। संज्ञान, स्मृति पठन, स्मृति धारण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। इंग्लिश में याद करेंगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि आपको सवाल आया हुआ है इन निम्न में से कौन सा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो उस तरह के सवाल को करने के लिए आपको ये समझना आना बहुत जरूरी है, याद होना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंटेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आपने ध्यान से देखा हो ऑपरेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले इनिशियल लेवल पे जो था मेमोरी का केवल एक पॉइंट था जो 2 कर दिए गए बाद में, थिंकिंग का केवल एक पॉइंट था जो बाद में 2 कर दिए गए, एक संज्ञान का था एक इसका। शुरुआत में ये 4 थे लेकिन बाद में इसको 4 से पहले 5 किया गया, बाद में इसको 6 कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट में ऑपरेशन के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर पहले भी 5 एलिमेंट थे और आज भी 5 एलिमेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट के बाद प्रोडक्ट। जो भी चीज आप सीखेंगे वो किस रूप में सीखेंगे, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। जब भी आप कोई भी नया कोर्स किया होगा, अपने बीएड में क्लास में गए होंगे बीएड करने के लिए, तो आप एक इकाई के रूप में होंगे, इंडिविजुअल। फिर आपके जैसे और भी बच्चे आए, उन सारे बच्चों को मिलकर आपकी क्या बन गई, एक क्लास बन गई। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद क्लास के अंदर आप लोगों में आपस में रिलेशंस डेवलप होने शुरू हो गए, आप आपस में दोस्त बनने आरंभ हो गए। जब रिलेशंस डेवलप होने शुरू हो गए तो कुछ टाइम के बाद आपको पूरे बीएड का सिस्टम समझ में आ गया कि बीएड के अंदर क्या क्या करना होता है, यानी कि आपको पूरी व्यवस्था समझ में आ गई, पूरा तंत्र समझ में आ गया कि बीएड का जो तंत्र है वो किस तरीके से कार्य करता है। और उसी तंत्र के का हिस्सा बनते हुए फिर धीरे धीरे आपके अंदर कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बीएड के पीपल टीचर्स हैं तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन आने आरंभ हो जाएंगे। और फाइनली जब पूरी बीएड कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप ये बता पाएंगे कि बीएड करने के क्या क्या फायदे हैं, यानी कि क्या आशय स्पष्ट कर पाएंगे पूरे बीएड का। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी सारी चीजें किसमें आती है, प्रोडक्ट में। यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। तो आपको अब मेरे ख्याल से आपको याद भी रहेगा बीएड का एग्जांपल से, क्योंकि सब लोग बीएड वाले हैं और आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये कितने आइटम्स हैं, ये हैं 6 आइटम्स। तो आपके पास 6 × 5 × 6 कितना हो गया,
टोटल 180 आइटम। इनिशियली ये 4 थी, 4 पंजे 20, 20 सिक्के 120 हुआ। फिर ये 5 हो गई, 5 पंजे 25, 25 सिक्के 150 हो गया। और एट प्रेजेंट में ये कितनी है, इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 180। तो गिलफर्ड के सिद्धांत के अनुसार कुल कितने कारक हैं इंटेलिजेंस के, वैसे तो डायमेंशन 3 है और तीनों डायमेंशन को मिला दिया जाए तो कुल 180 कारक बन जाते हैं। तो इस थ्योरी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपको सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कंटेंट का पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। पीसीओ से याद रखिएगा, प्रोडक्ट कंटेंट ऑपरेशन, लेकिन इसको लिखना उल्टा, पीसीओ, क्योंकि किसी भी किताब में देखेंगे तो इसी तरीके से मिलेगा, पहले ऑपरेशन मिलेगा फिर कंटेंट और बाद में प्रोडक्ट। तो इसलिए याद बेशक पीसीओ के रूप में करना, लेकिन लिखना इस तरीके से उल्टा पीसीओ। तो गिलफर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है उसके जो 3 डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कंटेंट ऑपरेशन, पीसीओ के नाम से। प्रोडक्ट के अंदर सॉरी ऑपरेशन के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, कंटेंट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट के अंदर अगेन 6 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, याद रखिए, यूनिट, यूनिट के बाद क्लास, क्लास के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लास्ट में क्या होता है, इम्प्लीकेशन। कभी भी नहीं भूलेंगे आप। तो इस तरीके से इसके सारे एलिमेंट्स को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए इसमें मैंने इतना टाइम लगाया है। इसके बाद एक और थ्योरी है जिसको बोलते हैं हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल थ्योरी जो कि वर्णन ने दी है। जिसमें उसने बताया कि जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, जैसे एक जनरल फैक्टर है वो कई कुछ मेन फैक्टर में डिवाइड होगा, ये फैक्टर फिर कुछ फर्दर और फैक्टर्स में डिवाइड होंगे और वो फैक्टर फिर और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर में डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस में कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स एक लेयर की फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप प्लेस्ड हैं। और इस थ्योरी का नाम क्या है, वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी। केवल इतना याद रखना है, इस थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद एक और थ्योरी आपको याद रखनी है केवल, वो है कैटल्स। डबल एल, कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कैटल ने अपने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में दो ही प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करी है। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस दो तरह की होती है, हिंदी में इसको तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि तरल बुद्धि। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि। जो चीज याद रखनी है वो यही है कि तरल बुद्धि जेनेटिक फैक्टर से डिसाइडेड है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इसमें एक्वायर्ड स्किल्स है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है। ये आप लेकर पैदा होते हैं और ये आप अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा अपने कुछ और याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद एक थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है
मोस्ट क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी सारी इंटेलिजेंस थ्योरीज में, वो है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसका नाम पता सब याद रखना है आपको। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस पे सवाल जरूर आएगा, हमेशा आता है। इसका जो सबसे पहला मॉडल था, इसमें उन्होंने 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी थी। उसके बाद इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी, 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी। एट प्रेजेंट सबसे लेटेस्ट जो है, इन्होंने 10 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात कर रही है? इन्होंने कहा कि 10 तरह की इंटेलिजेंस होती है। किसी व्यक्ति में कोई इंटेलिजेंस ज्यादा है, किसी में कोई ज्यादा है, लेकिन टोटल जो इंटेलिजेंस के प्रकार हैं वो 10 प्रकार हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। इन्होंने थर्स्टन की जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी से ये बेटर क्यों मानी जाती है, क्योंकि थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कुछ चीजें अलग अलग दी थी, लेकिन उनमें कुछ कॉमन थी। लेकिन यहाँ उन्होंने सारी कॉमन चीजों को इकट्ठा कर दिया। थर्स्टन में लॉजिकल अलग थी, मैथमेटिकल अलग थी, लेकिन यहाँ इन्होंने लॉजिकल और मैथमेटिकल को एक साथ कर दिया। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कॉमन है थर्स्टन में और इसमें, स्थानिक बुद्धि। स्पेशल इंटेलिजेंस आप देखेंगे कई लोगों में के घर के अंदर कम सामान है, लेकिन बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। और कई लोगों के अंदर घर के अंदर बहुत सारा सामान है, लेकिन व्यवस्थित है तो बहुत अच्छे से लग रहा है। तो सेकंड वाले एग्जांपल में स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी है लोगों की, और फर्स्ट वाले एग्जांपल में स्पेशल इंटेलिजेंस खराब है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स में ज्यादातर बेटर पाई जाती है। उसके बाद चौथी है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि इसको कहा जाता है। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसके अंदर जो भी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो सभी उन सभी में शारीरिक गतिक इंटेलिजेंस अधिक होती है। इस वजह से वो ये कर पाते हैं। इसके बाद है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नाम से ही क्लियर है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बाद है पर्सनल से रिलेटेड दो इंटेलिजेंस है। एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और एक है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस को, अपने अंदर अपनी फीलिंग को कैसे मैनेज कर पाते हैं अच्छे से। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जस्ट काइंड ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, कि आप किसी भी समूह के अंदर अपना स्थान कैसे बना लेते हैं बड़ी जल्दी, कैसे आप लोगों के लोकप्रिय हो जाते हैं। इट और डिपेंड्स अपॉन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक अंतरवैयक्तिक है और एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। तो इस प्रकार से ये 7 तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने अपने सबसे पहले मॉडल में दी थी। और 7 कौन कौन सी हैं? पहली लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि। ठीक है। तार्किक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सांगीतिक बुद्धि, और म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बाद इंट्रा और इंटरपर्सनल। सातों तरह की इंटेलिजेंस में कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल नाम याद रखने हैं। इसके बाद में उन्होंने 98 99 में अपने शोध के माध्यम से, इनकी जो थ्योरी थी ओरिजिनली इन्होंने दी थी 1983 में। बाद में उन्होंने इसको 93 में रिवाइज किया। लेटेस्ट रिवीजन उन्होंने 98 99 में की है। और उस रिवीजन में उन्होंने 3 फैक्टर्स में और ऐड कर दिए। कौन कौन से? प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि। अब देख रहे हैं बाबाओं का रोल बहुत बढ़ रहा है आजकल।
आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अस्तित्ववादी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि, तो टोटल मिला के 10 तरह की बुद्धि का नाम दिया है। आपको सवाल केवल इस तरीके से आएगा, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा किस प्रकार के इंटेलिजेंस रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपको पूछेगा निम्न में से कौन से प्रकार की इंटेलिजेंस गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसलिए 10 के 10 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मैंने आपको मैक्सिमम थ्योरीज इंटेलिजेंस की आपको समझा दी है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा अगर मुझे कोई और इम्पोर्टेंट लगेगी कोई थ्योरी, तो उनके कुछ नाम लिखवा दूंगा। जैसे एक थ्योरी है ट्रायआर्किक थ्योरी, ये स्टर्नबर्ग की है, केवल नाम याद रखिएगा। TRIARCHIC, ट्रायआर्किक थ्योरी, ये दिए स्टर्नबर्ग। क्योंकि इसमें अपने इंटेलिजेंस, अपनी इस थ्योरी के अंदर 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी है। घटकीय बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। घटकीय यानी कि कॉम्पोनेंशियल, कंपोनेंट से बना है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अनुभवजन्य, अनुभवजन्य का मतलब क्या हो गया? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। और तीसरा संदर्भात्मक, कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस। अलग अलग कंटेक्स्ट वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, फैक्टर वाइज 3 तरह की बुद्धि के बारे में बताया स्टर्नबर्ग ने। और इसके अलावा एक और थ्योरी इंटेलिजेंस की है जिसको पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, बुद्धि का पास सिद्धांत। पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जैसा कि इसको नाम से क्लियर चल रहा है, PASS, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, जिसमें P का मतलब है प्लानिंग यानी कि योजना, A का मतलब है अराउजल, अटेंशन अराउजल, अटेंशन अराउजल यानी कि ध्यान दिलाना, प्लानिंग करना, ध्यान दिलाना। उसके बाद है S का मतलब है साइमल्टेनियस, और ये काम एक साथ लगातार चलना चाहिए, समकालिक। और S का मतलब है सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक। ये पास मॉडल भी बुद्धि का कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके अलावा एक और केवल मॉडल आपको बताऊंगा, वो इंटेलिजेंस का नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस का है। वो है गोलमेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हु पॉपुलराइज द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया था सेलोए एंड मेयर ने 1970 में। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज कराने का, इसको शेप देने का जो काम है वो किया डेनियल गोलमैन ने। तो डेनियल गोलमैन का नाम आप जरूर याद रखिएगा।
और इन्होंने 1994 में अपनी एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस किताब है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन आईक्यू। इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन आईक्यू। जिसमें उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की सक्सेस में 80% रोल इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है और केवल 20% रोल जो है वो आईक्यू का होता है। बस इसी स्टेटमेंट के साथ ये फेमस हो गए थे और इनकी किताब बहुत बेस्ट सेलर किताबों में से एक किताब थी। तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस के लगभग मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने कवर कर ली जिनमें आपसे सवाल पूछा जा सकता था। और आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बची हुई चीजें जो भी आपकी साइकोलॉजी की रह गई हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।